आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मूल अधिकार के पहले वीडियो में आपने ये पढ़ा कि मूल अधिकार क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, इसका आपने अध्ययन किया। अब इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या ये मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। इसके साथ साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस प्रकार से इन मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, और अंत में मौलिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। मूल अधिकारों के संदर्भ में यह सामान्य सा प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य समान है तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार क्या विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखना है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम मूल अधिकार हैं वो सभी जगह मनुष्यों को प्राप्त हैं, भारत में भी प्राप्त हैं। लेकिन एक नागरिक होने के नाते एक देश जो दूसरे देश के नागरिकों को अधिकार देता है उसकी सीमाएं होती हैं। भारतीय संदर्भ में जो भारत के नागरिक हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए है। 19 आपने विस्तृत अध्ययन किया है, वाक स्वतंत्रता, तमाम बातों की छूट जो मिली हुई है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोज़गार कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, इस प्रकार के जो अधिकार हैं। अनुच्छेद 15, ये सारे अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं। लेकिन विदेशियों को भारत में जो अधिकार प्राप्त हैं वे हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये भी विदेशियों को प्राप्त हैं। अपराध के प्रति दोष सिद्ध के लिए जो संरक्षण का अधिकार है वह विदेशियों को भी प्राप्त है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वह भी विदेशियों के लिए प्राप्त है। 21 से भी प्राप्त है। कुछ मामलों में अनुच्छेद 22 भी विदेशियों को प्राप्त है कि बंदी की स्थिति में उन्हें भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त हैं। तो ये ऐसे अधिकार हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो विदेशियों को प्राप्त हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये है कि जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं उनमें अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस प्रकार से ये अधिकार हमारे संविधान में, हमारे व्यवस्था में कार्य करता है, कैसे इसके माध्यम से मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया है, इसको समझना है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करेगा और इसके लिए वह 5 प्रकार की रिट जारी करेगा: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्ट्योरेरी, अधिकार प्रच्छा, को वारंटू। और ये अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को भी प्राप्त होते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, इनको समझने की आवश्यकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि हमारी समक्ष उपस्थित करो, या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी या निजी व्यक्ति को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को उनके समक्ष उपस्थित करे, जिससे कि बंदी बनाए जाने की
कारणों पर विचार हो सके। यानी एक इसमें बात जो आपको ध्यान में रखना है कि हैबियस कॉर्पस में ये सरकारी व्यक्ति और निजी व्यक्ति दोनों के लिए जारी हो सकता है। दूसरा है परमादेश, नाम से ही स्पष्ट है परम आदेश। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है आज्ञा देना। जब कभी कोई निगम, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो न्यायालय इस पत्र के आधार पर उसे अपने कर्तव्य पालन का आदेश जारी करता है। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। जैसे नाम से स्पष्ट है निषेध की भावना इसमें है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। यह आदेश उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किए जाते हैं, जिनमें यह आदेश दिया जाता है कि जो कार्य उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं उन पर कार्यवाही रोक दे। इस रिट का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी सीमाएं बताने के लिए किया जाता है। यह केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। इसके बाद आपका उत्प्रेषण, सर्टोररी। अब जब कोई उच्चतर न्यायालय निम्न न्यायालय को कार्यवाही के लिए रोक देता है तो स्वाभाविक है कि वह उस कार्यवाही को अपने पास बुलाएगा। तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से सूचित करें। यह आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में भेजने के लिए जारी किया जाता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा, को वारंटू। यानी इसमें न्यायालय अधिकारियों से ये पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। यदि कोई अधिकारी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो न्यायालय ये पूछता है कि आपने किस अधिकार से ये किया। यहाँ एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम इसको सामान्य अर्थों में समझें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, जैसे शब्द से स्पष्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी आदमी को सामने लाना, जो बंदी उसको सामने लाना। तो टू हैव अ बॉडी, सशरीर उसको उपस्थित करो। परमादेश मतलब आज्ञा देना, टू कमांड। प्रतिषेध, डोंट डू इट, आपको ये नहीं करना है, डोंट डू इट। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है आपको नहीं करना है, मैं करूंगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट। और अधिकार परीक्षा, आपने ऐसा किस अधिकार से किया, व्हाई आर यू डूइंग इट। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। एक बात और उल्लेखनीय है कि ये पांचों प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये रिट सिर्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट ये रिट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। तो इस संदर्भ में आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर, ज़्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान देना होगा, कुछ निर्णयों को जानना होगा। जैसे एक निर्णय था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस 1952 और दूसरा केस है सज्जन सिंह वाद 1965। इन दोनों केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त है, इन दोनों केस में। इसके बाद एक केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 का था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के दिए हुए निर्णय को उलट दिया और ये कहा कि मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं
कि किसी भी स्थिति में संसद यदि दोनों सदनों से भी प्रस्ताव पारित कर दे तो इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हुई तो सरकार ने संविधान में संशोधन किया और ये संशोधन है 24वां संविधान संशोधन, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, 1971 में हुआ था। इसमें संसद ने अनुच्छेद 13 में एक खंड जोड़ा 13(4) और इसको जोड़ करके अनुच्छेद 368 के तहत ऐसे अधिकार प्राप्त किए कि अब वह यानी संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम हो गई। लेकिन इसके बाद केशवानंद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। प्रस्तावना की वीडियो क्लास में हमने इसको स्पष्ट किया था, इसका उल्लेख किया था। अब एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 ईस्वी में, संसद में पारित हुआ। उसमें ये कहा गया कि संसद को किसी भी प्रकार से संशोधन करने का अधिकार है। तो ये बात केशवानंद केस से विपरीत हो जाती है। केशवानंद केस में कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है लेकिन वह इसके आधारभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। इसके ठीक उल्टा बात है। इसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार केस 1980 में यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार है लेकिन वह आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाए क्या संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकारों में, आपका उत्तर होगा यस। और ये जो केस हैं ये वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आईएएस की परीक्षा में इनकी एनालिसिस, इनका विश्लेषण आपको जानना आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है मूल अधिकारों के संदर्भ में, क्या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले अनुच्छेद 33 और 34 का उल्लेख किया है कि सेना के लिए, कुछ विशेष सेवाओं के लिए, पुलिस के लिए मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 में यह उल्लेख है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है 352 के तहत, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। साथ ही अनुच्छेद 358-59 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं कि वे अन्य अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है, किसी भी हालत में राष्ट्रीय आपात या किसी भी हालत में कभी भी अनुच्छेद 20 और 21 को नष्ट नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात विशेष तौर से एग्ज़ाम में पूछी जाती है, याद रखना है। अब हम आगे आपको संविधान के महत्व के बारे में बताएंगे, मूल अधिकारों के महत्व के बारे में बताएंगे। मूल अधिकारों के महत्व का टॉपिक समझ के लिए आवश्यक है। वनडे एग्ज़ाम्स में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो बच्चे आईएएस पीसीएस की ओर जाना चाहते हैं, लिखित परीक्षा की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए महत्व की समझ का ज्ञान होना आवश्यक है। जब वो आंसर राइटिंग करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। मूल अधिकारों का महत्व में पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि इसने मानवीय गरिमा को स्थापित किया। आप पहले की दुनिया को देखें, मनुष्य केंद्र में था ही नहीं। मनुष्य तो साधन था और वो राज्य के नाम पर, धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में, लोकतंत्रात्मक राज्य में मूल अधिकारों की संकल्पना ने मानवीय गरिमा को स्थापित किया है। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार मानव की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मूल अधिकारों में हमें तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं।
यह सामाजिक समानता को मजबूत बनाता है। आपने देखा कि किस प्रकार से जो सामाजिक संकीर्णताएं थी, जैसे अस्पृश्यता वगैरह, कैसे उसको समाप्त करने की बात की गई। यह सामाजिक न्याय की आधारशिला रखता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्याय पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये सिर्फ मूल अधिकारों के ही संदर्भ में है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं। तो ये सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूत बनाता है। साथ में व्यक्ति पर महत्व होने के कारण लोकतंत्र के केंद्र में व्यक्ति ही होता है और इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप यह भी बता सकते हैं कि मूल अधिकार कमज़ोर वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की भी रक्षा करता है।